नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 12 के बारे में जो पहला लेसन है उस पहले लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, स्कूल कब खुले कब नहीं खुले इसका कोई भी पता नहीं। तो आपकी जो पढ़ाई है हम ऑनलाइन करवा रहे हैं और उस ऑनलाइन को ही आप जो ऑफलाइन क्लास है उसी तरह समझें जैसे आप ऑफलाइन क्लासें करते हैं। तो धीरे धीरे हम थोड़ा टॉपिक लेंगे, थोड़ा टॉपिक ले लेके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और उस टॉपिक को जितना टॉपिक आपको पढ़ाया जाए उस टॉपिक को अच्छे से आप याद करें, घर पे बैठ के उसको सारे नोट्स बनाएं, 12th की कहीं बुक हो तो बुक लेके आ जाएं और अच्छे से आप पढ़ाई करें। हम पहले लेसन से स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं वैसे तो बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं, एक बॉटनी का और एक जूलॉजी का। बॉटनी में प्लांट के बारे में बताया जाता है और जूलॉजी में आप जानते हैं कि जीव जंतुओं के बारे में बताया जाता है। तो हम पहले बायोलॉजी का बॉटनी वाला पार्ट लेंगे, फिर हम जूलॉजी वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, कब तक स्कूलें खुले, जब तक खुलेगी तब तक जितना हम पढ़ाया जाए उसको अच्छे से आप ऑफलाइन जैसा ही समझ के अच्छे से तैयारी करें। तो देखिए, आज हम जो अपना टॉपिक ले रहे हैं या जैसे हम कह सकते हैं यूनिट है, यानी हमारी बॉटनी 10 यूनिट में बटी हुई है और जूलॉजी हमारी 10 यूनिट में बटी हुई है। हम यूनिट के हिसाब से लेंगे। तो पहली यूनिट जो है अपने बॉटनी की, यानी जीव जंतु ही है बॉटनी की। बॉटनी में हम लेंगे पहली आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में। ठीक है, तो देखिए आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि आवर्तबीजी पादप जो है वो प्लांट ग्रुप का सबसे बड़ा जगत है। उसमें लगभग 80% के आसपास सारे पादप आते हैं। जो भी अपने आसपास हम देखते हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं। तो हम आवर्तबीजी में बात करेंगे कि भाई आवर्तबीजी पादपों में जनन किस तरह से होता है, किस तरह से वो जनन करता है। तो हम पहले बात करते हैं अपने जो फर्स्ट यूनिट का पहला लेसन जो है वो है आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में बताया गया है, यानी इसके परिचय के बारे में। तो हम बात करें कि आवर्तबीजी पादपों में पहले बात करते हैं कि आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब बात ये आएगी कि भाई ये पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, तो ध्यान से समझे। हालांकि पीढ़ी एकांतर जैसे आप ये पूरा लेसन करेंगे तो आपके बिल्कुल समझ आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ पीढ़ी एकांतर क्या होता है। कि पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है कि इसमें 2 अवस्थाएं पाई जाती है। एक आपके पाई जाती है बीजाणुद्भिद अवस्था, जो कि आपके 2n की होती है, जिसे कहते हैं द्विगुणित, और दूसरी आपकी होती है युग्मकोद्भिद अवस्था, जो होती है n की, यानी अगुणित। ये दोनों अवस्थाएं जो होती है वो एकांतर क्रम में चलती है। एकांतर क्रम का मतलब होता है कि 2n आएगी, 2n के बाद में n आएगी और n के बाद में वापस क्या आ जाएगी 2n। तो ये एकांतर क्रम में चलते रहते हैं। जो सबसे बड़ी प्रावस्था होती है इन दोनों में बीजाणुद्भिद की प्रावस्था होती है। उसके बाद जो युग्मकोद्भिद की छोटी प्रावस्था होती है, या हम कह सकते हैं कि और इनमें जो पीढ़ी एकांतर वो इससे स्पष्ट पाया जाता है। ठीक है, बीजाणुद्भिद प्रावस्था में आगे क्या होगा कि इनमें क्या होता है कि बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणु क्या होते हैं कि अगले लेसन में जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको यह अच्छे से समझ आ जाएगा कि बीजाणु क्या होता है। ठीक है, फिर युग्मकोद्भिद देखो, बीजाणु प्लस उद्भिद का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी बीजाणुओं का उत्पन्न होना। दूसरा होता है युग्मकोद्भिद का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक आप जानते हैं, जैसे आप एनिमल में बात करें, प्राणी में, तो आपके शुक्राणु, अंडाणु, ये सब क्या है युग्मक है। उसी तरह प्लांट में भी आपके क्या होंगे, इस तरह से बनेंगे। जैसे अब आगे बात करेंगे परागकण बनेंगे, ये सारे जो होंगे युग्मक कहलाते हैं। तो ये दोनों अवस्थाएं जो होती है, ये दोनों अवस्थाएं एकांतर क्रम में होती है, यानी एक के बाद दूसरी आती रहती है, फिर दूसरी, फिर उससे वो आती रहती है। यानी 2n आएगा, फिर n आएगा, फिर n आएगा, फिर 2n आएगा। तो इस तरह से ये बनते रहते हैं। तो ये आपके क्या होता है कि पीढ़ी एकांतर पाया जाता है किसमें, आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में। सेकंड हम बात करें कि जो जनन है उसी के बारे में मेनली बात कर रहे हैं कि जनन जो होता है पादपों में, जनन जो होता है मेनली 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना। और वैसे देखा जाए तो प्राणी विज्ञान मतलब पूरे, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, सभी के अंदर 2 तरह के जनन पाए जाते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। किसी में लैंगिक जनन थोड़ा होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जनन कितने प्रकार के, 2 तरह के, अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और दूसरा होता है लैंगिक जनन किसे कहते हैं।
तो देखिए अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि अलैंगिक जनन में जो नॉर्मली लैंगिक जनन में क्या होता है, एक तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मक सेलन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि जब हम आगे आप जब जूलॉजी पढ़ोगे तब आप देखोगे कि उनमें शुक्राणु अंडाणु का निर्माण कहाँ से होता है। शुक्राणु अंडाणु की जो कोशिका होती है वो 2n होती है, 2n से फिर n बनता है, वो युग्मक बनते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर युग्मक सेलन। युग्मक सेलन का मतलब होता है शुक्राणु अंडाणु जैसे जुड़ते हैं उस तरह इनमें भी जुड़ते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है कि ऐसा इनमें बिल्कुल नहीं होता। यानी अलैंगिक जनन किसमें क्या होगा कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, ना तो आपके कोई अर्धसूत्रण होगा और ना ही आपके क्या होगा कि युग्मक सेलन होगा। तो दोनों ही चीजें क्या होगी, इनमें एब्सेंट रहेगी। यानी ये दोनों नहीं बनेगी, ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा ना युग्मक सेलन होगा, सीधा ही क्या होगा, एक पादप का निर्माण हो जाएगा। तो ये आपके मेनली क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है कि जिनमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, मेनली हम कह सकते हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक सेलन दोनों होते हैं। अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो अलैंगिक जनन मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अनिषेक बीजता और दूसरा आपका होता है कायिक जनन। अनिषेक बीजता, अब देखिए इसके नाम के अंदर आप इसको ढूंढें। आ का मतलब क्या होता है, हिंदी पढ़ते हैं आप, आ का मतलब होता है ना विदाउट, निषेक का मतलब होता है निषेचन और बीज का मतलब होता है बीज। यानी बीज के विकास में अर्धसूत्र में युग्मक सेलन बिल्कुल नहीं होता। यानी बीज का, यानी बीज से हम कह सकते हैं कि बीज का मतलब होता है कि भ्रूण। तो इस भ्रूण के विकास में ना तो अर्धसूत्री विभाजन कोई योगदान करेगा, ना इसमें क्या होगा, युग्मक सेलन आपका कोई योगदान करेगा। सीधा ही क्या होगा कि किसी बीज का निर्माण हो जाएगा। इसे इसको कहते हैं अनिषेक बीजता, यानी बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना। एक तो ये हो गया। नंबर 2 कायिक जनन। अब देखिए कायिक जनन क्या होता है कि एक तरह से कायिक जनन का मतलब होता है कि कायिक पौधे के किसी भी कायिक भाग से, पौधे के किसी भी कायिक भाग क्या होता है, कायिक भाग का मतलब होता है फूल, आपके कायिक भाग का मतलब तना, जड़, पत्ती, इनका कोई भी एक भाग लेके यदि एक नए पादप का निर्माण कर दिया जाए या नए पादप का निर्माण हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कायिक जनन कहेंगे। क्या मेरी बात समझ आएगी नहीं? कायिक जनन क्या होगा कि पौधे के कोई भी कायिक भाग जिनके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि अपने आप निर्माण हो जाए। जैसे गिलहरी की पूंछ काट देते हैं तो गिलहरी की पूंछ काटने पर गिलहरी की नई पूंछ आ जाती है। हमारी चमड़ी होती है उसमें पुनरुद्भवन पाया जाता है, चमड़ी को कट गई तो चमड़ी वापस आ जाती है, सब पुनरुद्भवन पाया जाता है। तो किसी भी ऐसे भाग में, पादप के कौन से भाग में होता है, जड़ में होता है, तने में होता है, पत्ती में होता है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। और इन्हीं भागों से, इन्हीं भागों को लेकर यदि हम एक नए पादप का निर्माण करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। तो कायिक जनन को फिर हमने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, एक तो प्राकृतिक और एक दूसरा हमने बांट दिया कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें मानव का कोई योगदान हो, यानी अपने आप क्या हो कि पादप अपने आप क्या करे, किसी का निर्माण, किसी पादप का निर्माण कर ले, तो प्राकृतिक। और दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम में क्या होता है कि मानव निर्मित होता है, यानी मानव का इसमें क्या होगा, योगदान होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक जनन की या प्राकृतिक कायिक जनन की, या इसी को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो प्राकृतिक कायिक जनन जो होते हैं वो मेनली 3 तरह से हो सकते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि पादप के कौन से ऐसे भाग है जिनके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, वो 3 भाग हैं, जड़, तना, पत्ती। इन तीनों भागों से ही क्या होता है कि पादप के हम नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। इनमें पहले बात करते हैं कि तने द्वारा, यानी पादप में क्या होगा कि कोई भी तना होगा, उस तने से लेकर आप क्या करो, उसके तने के किसी कायिक भाग को लेकर आप क्या करो, नए पादप का निर्माण कर दो। इसमें मेनली, बाकी आपको नहीं पता होगा लेकिन आप इस आलू के बारे में अच्छे से जानते होंगे। आलू में आपने देखा होगा या अदरक में देखा होगा, आलू में आप देखा होगा कि आलू के अंदर आंखें निकल जाती हैं छोटी छोटी। आलू जो होता है कि इस तरह से आलू है, उस आले में आप देखेंगे कि यहाँ छोटे छोटे पौधे के टाइप निकल जाते हैं। और इन पौधों को उठाकर यदि आप ज़मीन में डाल दें तो एक नया पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस तने वाले में कौन से एग्जाम्पल होंगे, अदरक, लहसुन, घास, आलू, ये सब जो हैं वो तने के भाग हैं।
और ये आपने अच्छे से 11th में पढ़ रखे हैं, सलखंड के बारे में, प्रकंद के बारे में, ये सारे आपने पढ़ रखे, ये सभी उन्हीं के भाग हैं। तो तने द्वारा अदरक, लहसुन, घास आदि। हालांकि देखें ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पढ़ने के लिए इसमें अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और वो भी किस तरह से आएगा कि आपको पूछ लेगा कि भाई प्राकृतिक कायिक जनन जो है तने में किस तने के कौन से एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल को आपको इनमें से कोई एक एग्जाम्पल तैयार करना है, या पूछ लेगा आलू किस तरह का, आलू में किस तरह का जनन होता है। सेकंड हम बात करें जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा क्या होता है कि जड़ में वही बात, जड़ का कोई भी कायिक भाग लेके जड़ से क्या करो, एक नए पादप को आप उगा दो, ड्रॉप दो, तो नया पादप बन जाता है। इनमें क्या होता है कि पादप में जो नया पादप होगा, प्रहोत द्वारा नया पादप, प्रहोत द्वारा नया पादप का मतलब होता है कि जब आप कोई बीज जमीन में डालते हैं, तो जब आप बीज डालते हैं तो देखते हैं कि बीज जो होता है वो इस तरह का, बीज के 2 भाग आते हैं। एक भाग को हम कहते हैं मूलांकुर, एक भाग को हम कहते हैं मूलांकुर, और दूसरे को हम कहते हैं प्रोतंत्र, या मूलतंत्र कर दो, ठीक है, एक ही बात है, मूलतंत्र को मूलांकुर को। तो मूलतंत्र तो होता है वो तो करता है मूल का यानी जड़ का निर्माण, मूल का या जड़ का निर्माण। दूसरा प्रहोतंत्र जो होता है वो प्रहोतंत्र 3 चीजों का निर्माण करता है। 3 चीजें कौन सी, एक तो आपकी पत्ती, तना और फूल का, पत्ती, तना और फूल का निर्माण करता है। तो ये जड़ों में क्या होगा कि जड़ जो होगी प्रहोतंत्र का निर्माण करेगी, और प्रहोतंत्र जड़ तो है ही खुद, तो इसमें देखो कि जड़ तो है ही, जड़ को एक एक्स्ट्रा क्या चाहिए, प्रहो, तो ये प्रहोतंत्र का निर्माण करेगी, तो पत्ती, जड़, तना, पत्ती, तना और फूल का निर्माण कर देगी। फल जो है पत्तियों द्वारा, पत्तियों में आपने बहुत सारा पढ़ रखा है, पत्थर चट्टा। इस पत्थर चट्टे में क्या होता है कि जो पत्ती है, इस पत्ती में इस तरह से इस भाग में किनारों पर क्या होते हैं कि छोटे छोटे पौधे के समान पत्तियां बन जाती हैं, और इनको हम निकाल कर क्या करते हैं कि नए पौधों का निर्माण कर देते हैं। तो ये तो आपका था प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। तो हमने बात की कि लैंगिक जनन किसे कहेंगे, कि लैंगिक जनन किसे कहेंगे जिसमें ना तो शुक्र विभाजन हो और ना ही क्या हो, आपके युग्मकों का सीलन हो और एक नए पादप का निर्माण हो जाए। अब बात ये आती है कि लैंगिक जनन की जरूरत क्या है, तो लैंगिक जनन इसलिए किया जाता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छे गुण होते हैं, और हम चाहते हैं कि वो गुण किसी या वो गुण खत्म ना हो, तो हम चाहते हैं कि यही पादप आगे से आगे वृद्धि करता रहे, और वैसा का वैसा हम पादप मिलता है, इसलिए हम लैंगिक जनन को करते हैं। लैंगिक जनन के कितने प्रकार के, हैंडशेक बीज था, और दूसरा कायिक जनन। कायिक जनन के 2 भाग, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक हमने पढ़ लिया, प्राकृतिक मतलब होता है अपने आप ही, हम आलू होता है, आलू कई दिन तक पड़ा रहता है, तो आलू में क्या अपने आप कोई हमारा कोई योगदान थोड़ी होता, आलू अपने आप ही क्या होता है, उसमें छोटे छोटे आँखें टाइप निकल जाती है, तो अपने आप आलू क्या कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है। तो ये आपके था प्राकृतिक कायिक जनन। सेकंड जो आता है वो आपके आता है कि कृत्रिम कायिक प्ररोधन या कृत्रिम कायिक जनन। ये कृत्रिम कायिक जनन प्ररोधन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो होते हैं ये खुद 3 तरह के होते हैं, कर्तन, दाब लगाना और रोकन। ये तीनों चीजें जो है वो समझने वाली है, ठीक है। तो हम एक एक करके तीनों की बात करते हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं ये देखें, आप सभी जो पढ़ाया जाए उसको थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते जाएं, अच्छे से याद करते जाएं। पढ़ने का तरीका यही है, जितना भी पढ़ाया जाए उसी को बार बार आप याद करते रहो, तब आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में पहला तो देखो कर्तन का मतलब कटिंग, इंग्लिश में कहते हैं इसको कटिंग, काटना। यानी इसमें स्तंभ और मूल कर्तन 2 प्रकार के होते हैं। स्तंभ कर्तन में क्या होगा कि कोई स्तंभ है यानी तना है, उस तने को काट के जमीन में रोक दो तो एक नया पादप बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल गन्ना, अंगूर और गुलाब। गन्ना अंगूर आप नहीं जानते होंगे, लेकिन गुलाब को तो आप देखा होगा, जब आप नर्सरी में जाते हैं तो गुलाब जो होता है उस गुलाब को हल्का सा काट आप जमीन में जो गुलाब होता है उस गुलाब के स्तंभ को काट कर आप घर पे आकर ज़मीन में डाल दो
कुछ दिनों बाद में क्या होगा, नीचे से क्या होगा, आपकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएगी, नया पादप बन जाएगा। यानी स्तंभ के आप क्या करो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो, और छोटे छोटे टुकड़े करके प्रत्येक स्तंभ को आप जमीन में डाल दो। तो प्रत्येक स्तंभ का जमीन में डाला गया जो भाग है वो क्या करेगा, नए पादप का निर्माण करेगा। दूसरा होता है मूल कर्तन। मूल कर्तन में क्या होगा, वही बात, जो जड़ होगी उस जड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, और प्रत्येक जड़ को आप क्या जमीन में डाल दो या रोप दो, तो एक नया पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल जो है नींबू, अमरूद, सेब, चीड़, ये सारे आपके क्या है कि मूल कर्तन के एग्जाम्पल हैं। सिंपल सी चीज़ है कर्तन। कर्तन का मतलब कटिंग, यानी काटना। स्तंभ के छोटे छोटे टुकड़े काट दो और जमीन में डाल दो, नया पादप बन जाएगा। मूल कर्तन, छोटे छोटे मूल के छोटे छोटे टुकड़े काट दो, नया टुकड़ा बनेगा, वो एक नए पादप का निर्माण कर देगा। सिंपल चीज़। दूसरा होता है दांव लगाना। दांव का लगाना वही एक प्रेशर है, दांव लगाना। दांव लगाने की दो विधियां, एक तो टीला दांव और एक तो वायु दांव। टीला दांव और वायु दांव में क्या अंतर है? देखें, टीला दांव उन पादपों में होता है जिनकी शाखाएं सॉफ्ट होती हैं, जिनकी शाखाएं मुलायम होती है, जो उसको हम मोड़ सकते हैं। और दूसरी वायु दांव, ये गुत्ती लगाना, उनमें पाया जाता है जो वृक्ष होते हैं, जिनकी शाखाएं मोड़ नहीं सकते। तो पहले मैं बात करता हूँ टीला दांव की। देखो, टीला दांव इस तरह से होता है। टीला दांव में जैसे मान लो कि हमने मान ली जमीन है, इसके अंदर एक पौधा लगाना है इस तरह से। अब इस पौधे की जो शाखाएं हैं वो सब शाखाएं सॉफ्ट है। तो हमने क्या किया, इसकी एक शाखा को लिया, और एक शाखा को लेकर हमने क्या किया कि जमीन में डाल दिया। और यहाँ रेत है, इस रेत के अंदर हमने इसको क्या किया, डाल दिया। इस चीज़ में एक ध्यान रखना है कि मूल पादप से मात्र पादप को अलग नहीं करना है। यानी कहने का मतलब इसको इससे अलग नहीं करना है। कब तक? जब तक इससे जड़ें निकलनी शुरू नहीं हो जाए। ऐसा इसलिए होता है कि यदि हमने इसको यहाँ से काट दिया, तो काटने के बाद इससे क्या होगा, जड़ें तो इसकी है तो केवल शाखा है, तो ये क्या करेगी, पोषण प्राप्त नहीं कर पाएगी। हम जब तक इसके अंदर जड़ें नहीं निकल जाती तब तक ये मात्र पादप से पोषण प्राप्त करता रहेगा। और जैसे ये पोषण प्राप्त करेगा, उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा कि जड़ें निकलनी शुरू हो गई, यानी मूल तंत्र विकसित हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पादप को यहाँ से मूल पादप से क्या करेंगे, अलग कर देंगे। अब ये क्या करेगा, स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, एक पादप बन जाएगा और अपने आप को क्या करेगा, विकसित करेगा। तो ये आपका था टीला था। टीला का मतलब समझ के, जो टीला होता है रेत का टीला, उसी तरह से उसका नाम पड़ गया टीला था। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं चमेली और मोगरा। चमेली और मोगरा, क्या मेरी बात समझाई कि? दूसरा होता है कि वायु दांव या गुत्ती लगाना। अब देखो, वायु दांव और गुत्ती लगाना क्या है? देखिए, वायु दांव और गुत्ती लगाना, नंबर 2, गुत्ती लगाना। ये पहली तो बात है कि जो भी पेड़ या वृक्ष हैं, उन्हीं के अंदर क्या होता है कि ये पाया जाता है या ये विधि यूज होती है। तो इनमें क्या होता है कि एक मान लो, जिस तरह से इनमें क्या होता है कि एक पेड़ है, उस पेड़ की मान लो शाखा है और ये जमीन में लगा हुआ है इस तरह से। तो इस विधि में क्या होता है कि यहाँ जो पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ के अंदर क्या होता है, इस शाखा के अंदर क्या करते हैं कि मिट्टी, एक कपड़ा लेते हैं, जैसे कट्टा होता है या कोई मखमल का कपड़ा जिससे पानी सोख सके, उस कपड़े के अंदर मिट्टी लेके उस मिट्टी को इसके चारों तरफ लगाए। पहले तो हम क्या करते हैं कि इसकी शाखा को, इस शाखा में से जो छाल होती है उस छाल को हम उतारते हैं, ठीक है। क्योंकि छाल क्या होती है कि पादप का मृत भाग होता है, ठीक है ना। उस मृत भाग को स्थायी उत्तक आपने पढ़ा होगा, उसका मृत भाग होता है। उस मृत भाग को सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। हटाकर हम क्या करते हैं कि मिट्टी लेते हैं या कोई ऐसा कपड़ा लेते हैं जो पानी को सोख सके, उस कपड़े के अंदर मिट्टी डाल के उस मिट्टी के चारों तरफ से हम उसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मटकी लेते हैं और मटकी लेकर क्या करते हैं कि इस मटकी को ऊपर बांध देते हैं और मटकी में एक छेद डाल देते हैं और उस छेद के अंदर एक क्या करते हैं, रस्सी डाल देते हैं और इस रस्सी को इससे क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं
ताकि इसको लगातार क्या हो कि पानी की आपूर्ति हो सके, एक्स्ट्रा पानी की आपूर्ति हो सके, और बाकी जो पोषण है वो पोषण इस मुख्य पादप से इसको मिल ही रहा है। अब क्या होता है कि पानी टप टप करके इसके अंदर जाता रहता है, पानी की आपूर्ति होती रहती है। कुछ दिनों बाद में क्या होता है कि इस मिट्टी से मूल तंत्र विकसित हो जाता है, यानी मूल आपके क्या होता है कि जड़ें विकसित हो जाती है, जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से क्या करते हैं कि इस मुख्य पादप से इसको हम अलग करते हैं, काटते हैं, और काट कर क्या करते हैं जहाँ भी डालना ज़मीन में हम क्या करें इसको डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि नए पादप का निर्माण हो जाता है। क्या मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आई कि नहीं? ठीक है ना? देखें, घर पे जाकर पढ़ेंगे आप घर पे अच्छे से, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। उन चीज़ों को डीपली अंदर पढ़ें। जो मैंने समझाया है वो समझ तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, एलिंगजनी में दो तरह की बात की, प्राकृतिक काइजनी में प्राकृतिक काइजनी की बात की, दूसरी कृत्रिम काइजनी की बात की। कृत्रिम काइजनी में हमने बात की कर्तन की, कर्तन में दो कृत्रिम मतलब कटिंग करना, काटना। काटने में क्या होगा, स्तंभ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हम जमीन में डाल दिए। दूसरा आपके मूल कर्तन, मूल कर्तन में क्या होगा कि मूल को, इन जड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हमने क्या किया, जमीन में डाल दी। तो आपके स्तंभ कर्तन के दो एग्जाम्पल गन्ना, अमरूद, गुलाब, और जो मूल कर्तन है उसके एग्जाम्पल है नींबू, अमरूद और सेब। मतलब कोई समस्या नहीं। सेकंड होता है दाब लगाना। दाब लगाने में नंबर 1 आता है टीला दाब। टीला दाब में क्या होता है कि हमने क्या कि एक पहले बात तो कि यूज़ कहाँ होता है कि टीला दाब उन पादपों में यूज़ किया जाता है कि जो जिनकी शाखाएं सॉफ्ट होती है, शाखाएं क्या होती हैं, बुलाई, ताकि हम मोड़ सकें। उनको मोड़ कर हम क्या करें, ज़मीन में खड्डा खोद कर ज़मीन के अंदर उस शाखा को हम डाल देते हैं। और शाखा में ये ध्यान रखना कि शाखा के उस भाग को डालते हैं जिनमें पर्व हो, ठीक है ना, पर्व उसी भाग को डालते हैं ताकि वहाँ से क्या होगा, जड़ें विकसित हो सके। दूसरा आता है वायु दाब, ये गुट्टी लगाना। तो वायु दाब गुट्टी में ये कहाँ किन में यूज़ होता है, जो पेड़ है या वृक्ष है उनमें क्या किया जाता है, ज़्यादा इनका उपयोग किया जाता है, जिनकी शाखाएं क्या होती है, सॉफ्ट नहीं होती। इनमें हम क्या करते हैं कि कोई भी पेड़, उस पेड़ की दो शाखाएं, उनमें से नीचे वाली शाखा को हम क्या करते हैं, उनमें से जो उसकी छाल है उस छाल को निकालते हैं, और छाल को उठाकर उस जगह पर मिट्टी लगा कर उसको अच्छे से कपड़े से बांध देते हैं, और उसके जस्ट ऊपर हम क्या करते हैं, मटकी लगा देते हैं। और मटकी से क्या होता है कि पानी जो होता है वो टप टप करके इसमें आता रहता है। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि यहाँ से जो होती है जड़ें क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। जैसी जड़ें विकसित होती है इस पादप को मुख्य पादप से अलग करते हैं, जहाँ हमारी इच्छा अनुसार है हम उसको क्या जमीन में डाल रोप देते हैं, और एक नया पादप क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे नंबर 3 है, उस नंबर 3 में हम देखेंगे कि नंबर 3 आपका है कि रोपण। रोपण का मतलब होता है रोपण, ठीक है। रोपण का मतलब क्या होता है, रोपना। यानी इस विधि में दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को जोड़ते हैं कि वे संयुक्त होकर एक नया पादप बन सके। क्या मतलब है कहने का, यानी इनमें हम क्या करते हैं कि जैसे दो अलग अलग पादप होंगे, उन दोनों अलग अलग पादपों के हिस्सों को लेकर हम जोड़ेंगे। तो इनमें क्या होता है कि दो हिस्से कौन से होते हैं, ध्यान रखें। दोनों हिस्सों के क्या क्या नाम होते हैं, दोनों हिस्सों में देखो, एक हिस्से का नाम होता है कलम और दूसरे हिस्से का नाम होता है स्कंद। एक हिस्से का नाम होता है कलम, दूसरे का नाम होता है स्कंद। क्या होता है कलम, स्कंद? कलम ध्यान रखना, ये जो होता है वो उच्च गुण वाला पौधे का भाग होता है, उच्च गुण वाले पौधे का भाग होता है। जबकि स्कंद जो होता है उस स्कंद में क्या होता है कि निम्न गुण होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, निम्न गुण होते हैं। यानी अगर हम बात करें पादप इस तरह से, ठीक है, तो ये तो जमीन में लगा हुआ है, तो इससे हम क्या कहेंगे, स्कंद कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, स्कंद। यानी हमारे द्वारा जो अच्छे गुणों वाला पादप का कोई भाग लाया जाता है, उस भाग को हमें क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। जिसके अंदर रोपा जाता है उसे हमें क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। तो इस स्कंद के अंदर हम जो पौधे का भाग लेके आते हैं, वो पौधे का भाग भी
इस वी आकार का होता है, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, फिट हो सके। अब क्या होता है कि इस पौधे को लाकर हमने कलम को इस कंद के अंदर हमने क्या किया, रोक दिया। रोकने के बाद हम क्या करते हैं, इसको मिट्टी से इस तरह से हम बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद में क्या होता है, इनके जो उत्तक होते हैं उत्तकों का आपस में क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है। जैसे उत्तकों का संयोजन होता है कि ये दोनों मूल वाले पौधे एक साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और एक साथ जुड़कर होकर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से एक नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये आपका होता है रोपण विधि। इस रोपण की 2-3 विधियाँ हैं, यानी इसके प्रकार हैं, वो हम पढ़ेंगे अगले अपने वीडियो के अंदर। तो जितना मैंने पढ़ाया है, हालांकि छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्या क्वेश्चन दे दे, हम नहीं जानते। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो आपके पौधों में जो जनन थे, उन पौधों में जनन जो था वो 2 प्रकार का जनन था। एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन अगला जो हमारा वीडियो आएगा, उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लैंगिक जनन क्या होता है, पौधों में किस तरह से होता है। हमने आज बात की थी लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन को हमने कहा कि लैंगिक जनन 2 तरह के, एक अनिषेक बीजता और दूसरा आपके होता है कि कायिक जनन। अनिषेक बीज का नाम से पता चलता है कि यानी बिना निषेचन के बीज का यह भ्रूण का निर्माण होगा। कायिक जनन 2 प्रकार के, एक आपके प्राकृतिक, एक कृत्रिम जनन। प्राकृतिक कायिक जनन 3 तरह के, तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा। तनों के द्वारा अदरक, लहसुन, घास आदि। जड़ों द्वारा चमेली, शीशम, और आपके पत्तियों द्वारा पत्थर, चट्टा और बिगोनिया। इसी तरह दूसरा है आपके कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन के 3 भाग हैं। कृत्रिम का मतलब कटिंग करना, कट करने के 2 भाग, स्तंभ के छोटे छोटे टुकड़े काट के नया पादप विकसित करना, और दूसरा मूल कर्तन के एग्जाम्पल नींबू, अमरूद, सेम, शेरी। दाब लगाने के 2, पीला दाब विधि और आपके वायु दाब या कुत्ती दाब विधि। ये हमने अच्छे से कर लिया। रोपण के हमने बात की थी। रोपण का मतलब होता है इस विधि में 2 अलग अलग पौधों के हिस्सों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं और संयुक्त होकर क्या करते हैं, एक नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। तो इतना जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। और मैं सभी से दुआ करता हूँ आप सभी अच्छे से स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। जहाँ ज़रूरत हो भी बाहर निकलें, ठीक है। तो धन्यवाद।